हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। और आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। पर ये शुरू करने से पहले हम सप्लाई की डेफिनेशन देखेंगे। According to Paul Samuelson, supply refers to the relation between market prices and the amount of goods that producers are willing to supply। यानी सप्लाई वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर प्राइस पर प्रोड्यूसर बेचना चाहता है या देना चाहता है कस्टमर को वो पहुंचाना चाहता है, कस्टमर तक पहुंचाना चाहता है, बल्कि जो वो गुड्स है और सर्विसेज है जो वो दुकानदार को भी बेचना चाहता है, उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए, उससे ही हम सप्लाई कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। और इस सप्लाई हम पहुंचाना चाहते हैं और इसलिए कहा जाता है कि सप्लाई इज रिलेटेड टू राइट टाइम एंड राइट प्लेस, राइट टाइम टू राइट प्लेस। इट लॉ ऑफ सप्लाई में हम समझेंगे कि रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। दोस्तों, हम आज देखने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई। ये बहुत इजी है। जब आपने जब लॉ ऑफ डिमांड में देखा होगा तब आपको रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ये जो वहाँ पे उनका क्या इन्वर्स रिलेशनशिप था, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में कैसा उनका रिलेशन कैसा है। उनका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है और उसका असर कैसे पड़ता है प्रोड्यूसर के बिहेवियर पर कैसे पड़ता है या प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसा होता है, ये हम इस लॉ ऑफ सप्लाई में देखने वाले हैं। यहाँ पे जो है हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था, जब प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे और प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, ऐसा वहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप था। यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई में देखा जाता है जब प्राइस ज़्यादा होती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी ज़्यादा होता है और प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम होता है। इस लॉ का ये इंट्रोडक्शन में हम देख सकते हैं। द लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक theory like law of demand. It was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in 1890. The law explained the functional relationship between price and quantity supply. ये जो लॉ है हमने देखा कि पिछली बार लॉ ऑफ डिमांड वो भी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल था और ये भी लॉ ऑफ सप्लाई भी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उनकी जो बुक्स है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच वाज पब्लिश्ड इन 1890, उसमें लिखा है कि कैसे रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम स्टेटमेंट ऑफ लॉ देखेंगे। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, more is the quantity supply, and lower the price of a commodity, less is the quantity supply। यानी यहाँ पे प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई कम, और वो अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट होनी चाहिए। जो अदर थिंग जो हम देखेंगे आगे, जो इस लॉ के जो अजम्पशन है उसमें हम देखेंगे। यानी हायर प्राइस मोर क्वांटिटी सप्लाई एंड लोअर प्राइस लेस क्वांटिटी सप्लाई। बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए प्राइस को छोड़कर। ओके, इन सिंपल वर्ड्स, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट
a rise in price result in a rise in a quantity supply and vice versa. Thus, there is a डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। हम सिम्बॉलिकली देख सकते हैं एस एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में पी एक्स। एक्स का मतलब है सप्लाई, एस का मतलब है सप्लाई, एक्स का मतलब है कमोडिटी, एफ यानी फंक्शन, पी यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी। आगे हम इस लॉ के जो अजम्पशन है उन अजम्पशन का हम स्टडी करेंगे। इस लॉ के डॉक्टर मार्शल ने टोटल 7 अजम्पशन बताए गए हैं। फर्स्ट जो है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड है कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड no change in weather conditions, 4 no change in government policy, 5 no change in transport cost, 6 prices of other goods remain constant and no future expectation। ये जो 7 उन्होंने अजम्पशन बताए हैं, जब हम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का जो ये लॉ है, जब हमें किसी को इस लॉ पे जब एक्सपीरियंस करना हो तो ये अजम्पशन उनको मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट हम देखेंगे कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने देखा कि जो स्टेटमेंट में हमने देखा कि अदर थिंग इज़ रिमेन कांस्टेंट, यानी जो अदर थिंग है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज़ एज्यूम दैट देयर इज़ नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन will affect the profit of the seller. Therefore, less quantity will be supplied at a same price. यानी मार्शल कहते हैं, प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि गुड्स को प्रोड्यूस करने का जो खर्चा है वो कांस्टेंट होना चाहिए। हमें ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, या कम हुआ तो अच्छा पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो सप्लाई भी कांस्टेंट रहेगा, सप्लाई में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उसका असर सप्लाई में भी पड़ता है, तो सप्लाई हम ज़्यादा नहीं कर सकते, इसलिए कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो अच्छी टेक्निक का सप्लाई हो वो कैसा होता है, टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। जब हम अच्छी टेक्निक का यूज़ करते हैं तो सप्लाई में भी उसका असर पड़ता है। तो इस तरह से वो जो टेक्निक होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। जो हम पुरानी जब टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसका असर सप्लाई पे पड़ता है। पुरानी टेक्निक से हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो कम होते जाता है, वो फास्ट ऐसे यूज़ हम नहीं कर सकते, वो सप्लाई भी हम फास्ट तरीके से नहीं कर सकते। उसके अलावा जब हमारा जो टेक्निक होता है वो नए तरीके का हो, या उसमें और कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे, नए तरीके से जो कस्टमर को पसंद हो, वैसे ही जब टेक्निक हम यूज़ करते हैं तो उसका असर सप्लाई में पड़ता है। सप्लाई भी हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, पर वो टेक्निक हमें कांस्टेंट रखनी चाहिए। ओके, थर्ड नो चेंज इन वेदर कंडीशन। स्टूडेंट, हमारा जो देश है वो एक खेती प्रधान देश है, यानी खेती जो होती है वो मानसून पर डिपेंड होती है। यानी वेदर कंडीशन और क्लाइमेटिकल कंडीशन पर हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। जब हमारा क्लाइमेटिकल कंडीशन ख़राब होता है तो उसका असर जो होता है वो एग्रीकल्चर गुड्स पर होता है।
वो एग्रीकल्चर गुड्स पर होने के कारण उसका असर सप्लाई पे पड़ता है। और जब क्लाइमेटिकल कंडीशन अच्छी हो तो उसका असर भी एग्रीकल्चर गुड्स भी अच्छे आते हैं, तो उसका असर भी सप्लाई हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यानी इट इज़ एज्यूम दैट देयर इज़ नो चेंज इन वेदर कंडीशन, यानी वेदर जो है उस वेदर कंडीशन जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होनी चाहिए, वो वैसे की वैसी ही रहनी चाहिए। Natural climatical like foods, interquakes as earthquake, floods, earthquake etc. में डिक्रीज सप्लाई। जब कोई भी अर्थक्वेक आता है या कोई भी आपत्ति जब आती है तो उसका जो असर होता है वो एग्रीकल्चर गुड्स पे पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई में भी उसका असर पड़ सकता है। इसलिए नो चेंज इन वेदर कंडीशन। 4. No change in government policy. It is also assumed that government policies like taxation policy, trade policy, etc. remain unchanged. यानी गवर्नमेंट, आप जब देखते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग अलग होती रहती है, वो उसमें कोई ना कोई चेंजेस आते जाते रहते हैं। तो प्रोफेसर मार्शल कहते हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। कई बार गवर्नमेंट जो होता है वो कुछ गुड्स पर टैक्स बढ़ा देता है, तो उसका असर भी सप्लाई पे पड़ जाता है। ज़्यादा टैक्स लगाने पे उसका असर सप्लाई में पड़कर सप्लाई कम हो जाता है। इसलिए नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। 5. नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. It is assumed that there is no change in the condition of transport facilities and transport cost. For example, better transport facility increases supply at the same price. यानी यहाँ पे जो होता है जब ट्रांसपोर्टेबल कॉस्ट बढ़ जाती है तो उसका सप्लाई पे असर पड़ता है। इसलिए नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेबल कॉस्ट, यानी जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब कॉस्ट में बढ़ोतरी आती है ट्रांसफ़र करते समय, हम हमारा जो गुड्स होता है, जो प्रोडक्ट किया हुआ गुड्स होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह पे बेचते हैं, तो वो जब ट्रांसपोर्ट करते समय हमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। जब खर्चा कम होता है तो हमारा सप्लाई ज़्यादा होता है, जब खर्चे में बढ़ोतरी आती है तो उसका असर थोड़ा बहुत तो सप्लाई में पड़ता ही है। इसलिए नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, उसकी जो प्राइस होती है वो सेम होनी चाहिए। 6. Prices of other goods remain constant. Prices of other goods are assumed to remain constant. If they change, the law of supply may not hold true because producer may transfer रिसोर्सेज टू अदर प्रोडक्ट। यानी हम देख सकते हैं प्राइस ऑफ गुड्स जो होती है वो हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी अदर गुड्स आर एज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट, यानी जब सब्सटीट्यूट गुड और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं उसमें बदलाव आते हैं तो उसका असर जो होता है वो सप्लाई में पड़ता है और सप्लाई भी चेंज हो जाता है, सप्लाई में कुछ तो भी कम ज़्यादा होने लगता है। इसलिए जो अदर गुड्स जो होते हैं वो रिमेन कांस्टेंट होने चाहिए। 7. No future expectation. The law also assumes that the seller do not accept future changes in the price of production. हम देखते हैं कि जो सेलर होता है, यानी जो प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोडक्ट बनाता है, तो वो फ्यूचर में देखता है कि हमारी प्राइस में कुछ बढ़ोतरी आने वाली है या नहीं आने वाली है। जब प्राइस में बढ़ोतरी आने वाली होती है तो वो क्या करता है, जब वो प्रोडक्ट अपने पास ही गोडाउन में रखता है, जो ऐसे प्रोडक्ट जो ख़राब होने वाले नहीं हो, उसमें कोई भी हमारा नुकसान ना हो, ऐसे प्रोडक्ट वो गोडाउन में रख सकता है। पर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जो कहते हैं the law assume that the seller do not expect future changes,
यानी सेलर जो है वो फ्यूचर में कोई भी चेंजेस ना हो इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन करते समय जो प्राइस है उसमें कोई भी चेंजेस ना हो। द लॉ ऑफ सप्लाई इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डायग्राम। यानी तो उसका असर जो होता है वो हमारे सप्लाई पे ऑटोमेटिकली पड़ता है। अब हम इस लॉ ऑफ जो सप्लाई है उसका एक शेड्यूल देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लाई शेड्यूल टेबल 4.3। यहाँ पे दो कॉलम बताए गए हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स इन केजी में है और प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इन रुपीज़ में है। जब प्राइस ऑफ कमोडिटी रुपीज़ 10 थी तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स इस केजी में वो 100 केजी थी। जब प्राइस बढ़ती जाती है 20, 30, 40, 50 तो सप्लाई में भी बढ़ोतरी आती जाती है 100, 200, 300, 400 एंड 500। एक्सप्लेन द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाई। यानी इस टेबल से हमें ये पता चलता है कि प्राइस और क्वांटिटी जो सप्लाई है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है, कमोडिटी सप्लाई जो है उनका डायरेक्ट रिलेशन है। व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम ₹10 to 20, 30, 40 and 50, the supply also rises from 100, 200, 300, 400 and 500 units respectively. It means when price rises, supply also rises, and when price falls, supply also falls. Thus, there is direct relationship between price and quantity supply, which is shown in following figures. यहाँ पे हमने जो होता है वो सप्लाई का शेड्यूल देखा। अब यहाँ पे हम उनका फिगर देखने वाले हैं। फिगर में हम देखेंगे कि वाई एक्सेस पे जो है वो प्राइस बताई गई है और एक्स एक्सेस पे हमें बताया गया है कि क्वांटिटी सप्लाई जो केजी में है। इन द फिगर 4.4 एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी सप्लाई एंड वाई एक्सेस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सप्लाई कर्व एस एस, यहाँ पे जो सप्लाई कर्व दिया गया है हमारा एस एस, उसका जो स्लोप है वो अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप। यानी जो है उसका जो स्लोप है वो अपवर्ड हो गया है, लेफ्ट से लेके राइट तक वो पॉजिटिव स्लोप हो गया। इट इज़ इंडिकेट द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। यानी यहाँ पे वो इंडिकेट करता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दोस्तों, ये जो था हमारा लॉ ऑफ डिमांड और उसके हमने आज अजम्पशन का स्टडी किया। हम आगे के लेक्चर में देखेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, थैंक यू।